नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन परिचय के बारे में कि एक चाय वाला किस तरह से भारत के सर्वोच्च पद पर पहुंचा और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। तमाम तरह की भारत में आई हुई आतंकवादी समस्याएं या मैन्युफैक्चरिंग समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास किया। तो मैं इस शॉर्ट वीडियो में आपको नरेंद्र मोदी से रिलेटेड ज़्यादातर टॉपिक क्लियर करूंगा, जिससे आप नरेंद्र मोदी को ढंग से जान सकें। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी का जो जन्म है वो 17 सितंबर 1950 को हुआ और भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ। 2019 में भी दोबारा भी ये अवसर आया और नरेंद्र मोदी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। सबसे पहले ये 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री का पद संभाला इन्होंने। इससे पूर्व में 2001 में इन्होंने गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे 2014 तक। इसके बाद 2014 में इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चुनी वाराणसी, जहां पर 2014 में भी बड़े बहुमत से जीते और 2019 में भी। बीजेपी, जो कि 2004 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार है उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में लौटी। इससे पूर्व 1984 में बीजेपी का गठन हुआ था, तब लोकसभा में केवल 2 सदस्य चुनकर आए थे और 2019 में जाकर 300 से ऊपर सीट्स अकेली बीजेपी ने अर्जित की। नरेंद्र मोदी जिनका 17 सितंबर को जन्मदिन होता है, तो वो अपनी माँ के पास, हीराबेन के पास जन्मदिन में ब्लेसिंग या आशीर्वाद लेने ज़रूर जाते हैं। अगर इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन की बात करें तो 17 सितंबर 1950 को वेदानगर के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट, जो उस समय बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, प्रेजेंट में गुजरात है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। मोदी बेसिकली ऑयल प्रेशर कम्युनिटी से को रिप्रेजेंट करते थे। मोदी के साथ उनके 5 भाई बहन और थे, कुल मिलाकर 6 थे। और इनके पिता, जो कि दामोदर दास मोदी 1915 से 1989 तक, और हीराबेन मोदी। एज ए चाइल्ड मोदी अपने पिता के संग वेदानगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। तो मोदी जी ने कई बार कहा है कि एक भारतीय गणतंत्र की एकमात्र पहचान है कि कोई चाय वाला भी प्रधानमंत्री के अहम पद पर जिम्मेदारी ले सकता है। इसके अलावा मोदी जी ने बाद में बस टर्मिनल्स पर भी चाय बेची। साथ में वो चाय बेचने के अतिरिक्त उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी वेदानगर से ही प्राप्त की। इनके टीचर्स की माने तो एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे और डिबेट्स में पार्टिसिपेट कराते। इसके अलावा इनका इंटरेस्ट थिएटर्स में भी काफ़ी ज़्यादा था। इसी दौरान मोदी ने 8 साल की उम्र में ही आरएसएस ट्रेनिंग सेशन भी ज्वाइन किया। ये एक फ़ोटो है जिसमें नरेंद्र मोदी का आपको फ़ोटो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आरएसएस इन्होंने छोटी उम्र में ही ज्वाइन कर लिया। हायर सेकेंडरी के दौरान ये आरएसएस को ज्वाइन तो किया ही, साथ में वहाँ की जो शाखाएं लगती हैं उसमें भी वो सम्मिलित होने लग गए। मोदी जी ने पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए शुरू से ही जतन करना शुरू कर दिया था। इन्होंने स्वयंसेवक संघ की जो लगातार जो मीटिंग्स होती थी उनमें भी पार्टिसिपेट होना शुरू कर दिया था। ये मोदी जब वो 8 वर्ष के थे और आरएसएस शाखा इन्होंने ज्वाइन करी, तो उसके बाद का ये चित्र है। मोदी जी आरएसएस ज्वाइन करने में बड़ा हाथ था गंजरेकर और नत्थालाल जाड़ा का, क्योंकि आरएसएस का जब भाजपा में विलय होना था या गुजरात यूनिट बननी थी, तो उस समय मोदी जी को मेंबर इन दोनों के द्वारा ही बनाया गया था 1980 में। 8 साल की उम्र में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वसंत गंजड़कर के नेतृत्व में और नाथालाल जाला के नेतृत्व में भारत जनसंघ की स्थापना हुई। तो उस समय फाउंडिंग मेंबर भी नरेंद्र मोदी रहे। ये आरएसएस के डेज़ में मोदी लगातार अपने स्पीसीज़ से लोगों का ध्यान खींचने लगे। अगर इनका अर्ली पॉलिटिकल कैरियर माने तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल कैरियर बना उनका 26 जून 1975 को, जब इंदिरा गांधी ने स्टेट इमरजेंसी, भारत में इमरजेंसी की घोषणा की और जो 1970 तक रही। इस पीरियड में पॉलिटिकल जो अपोनेंट थे इंदिरा गांधी ने सबको जेल कर दिया, आरएसएस से जुड़े संगठनों को पूरी तरह से बैन कर दिया, एबीवीपी को बैन कर दिया,
और इस दौरान मोदी जी अंडरग्राउंड हो गए और कई बार अरेस्ट भी हुए। लेकिन उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रिंटिंग पंपलेट छापना शुरू कर दिया और लगातार प्रचार का माध्यम कराया। इमरजेंसी के खिलाफ में लगातार बोला। इस दौरान मोदी जी ने इमरजेंसी के दौरान एक बुक भी लिखी गुजराती में, संघर्ष माँ गुजरात, द स्ट्रगल ऑफ गुजरात। ये इमरजेंसी के दौरान बुक लिखी। अली मोदी जो कि एक बहुत बड़े देशभक्त थे और देश के लिए मर मिटने तक के चीज़ें अपने भाषणों में कहते थे। लगातार आरएसएस के साथ ज्वाइन होते हुए ये भारत संघ में जब बीजेपी में विलय हो गया तो 1985 में गुजरात यूनिट में ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने पदभार संभाला और इलेक्टोरल जो पॉलिटिक्स है उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद LK आडवाणी के नेतृत्व में 1990 में अयोध्या रथ यात्रा निकाली गई। मुरली मनोहर जोशी 91-92 में एकता यात्रा भी निकाली गई पूरे देश में, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही सहनशीलता के साथ बड़े बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उस यात्रा में पार्टिसिपेट किया और जिसके बाद बीजेपी की कई जगह सरकार भी बनी। एज ए पार्टी सेक्रेटरी मोदी की जो स्ट्रेटजी थी उसके बाद बीजेपी ने 1995 में जो स्टेट असेंबली थी वहाँ पर फतेह हासिल की। शंकर सिंह वाघेला के विधायकों का साथ होने के बावजूद शीर्ष नेतृत्व ने केशुभाई पटेल को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया, लेकिन मोदी जी वहाँ भी सक्रिय रहे। मोदी जी की गुजरात में जब सफलता मिल गई तो इन्हें दिल्ली भेजा गया और इन्हें हरियाणा और हिमाचल की जिम्मेदारी भी दी गई। ये आरएसएस के 4th आरएसएस चीफ प्रोफेसर राजू भैया के साथ मोदी जी, तो मैं बता रहा था 1995 में जिस तरह से शंकर सिंह वाघेला नाराज़ हो गए और पार्लियामेंट्री सीट भी वो 1998 के चुनाव में हार गए तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। 1998 में असेंबली इलेक्शन में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में एक बार फिर जब सरकार गिरा दी शंकर सिंह वाघेला ने, तो फिर मोदी जी ने वहाँ काम किया और केशुभाई पटेल के रूप में वहाँ पर सरकार बनाई। ये नरेंद्र मोदी 1990 में रथ यात्रा के दौरान अपार समर्थन इन्हें गुजरात से मिलता रहा। तो दोस्तों, मोदी जी को राजनीति से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया था, लेकिन सत्ता का जो सुख है वो अब प्राप्त हुआ कि जब वे गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर 2001 में बने जब केशुभाई पटेल अस्वस्थ हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई। चीफ मिनिस्टर के रूप में जो मोदी जी का कार्य रहा, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में उनके काम की काफ़ी तारीफ़ की गई और भारत का सर्वोत्तम गुजरात का राज्य बनाया गया। जबकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ की बात करें तो इसमें उन्हें क्रिटिसिज्म मिला देश विदेश में भी। वो गोधरा कांड 2002 में हुआ, उसके बाद जो गुजरात दंगे हुए उससे इनकी जो छवि है उस पर काफ़ी बट्टा लगा। यहाँ तक कि देश विदेशी कई देशों ने इनको वीज़ा देने से इनकार कर दिया, जिससे इनकी जो हिंदुत्ववादी छवि है या कट्टर छवि है वो सामने आई। लेकिन बाद में उस छवि को उन्होंने धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में सुधार कर दूर करने का प्रयास किया। हिंदू नेशनलिस्ट मेंबर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मोदी जी पहले से ही थे, थोड़े कंट्रोवर्शियल उनके भाषण भी रहे। एक समय ये जब यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के बाद दूसरे ऐसे शख्स थे जो कि सोशल मीडिया पर छाए हुए थे। ये गुजरात दंगे के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी जी को तलब किया और वहाँ पर राजधर्म का पालन करने के लिए कहा, लेकिन मोदी जी ने 2002 के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2001 में जो भुज में भूकंप आया था उसमें भी मोदी जी के कार्य को काफ़ी सराहना मिली। 2002 से 2013 तक मोदी जी ने गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर, गुजरात को एक सर्वोत्तम स्टेट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता, अब नीति आयोग है, तो उसके द्वारा भी कई बार मोदी जी को सम्मानित किया गया सर्वोत्तम स्टेट बनाने के लिए।
इसी दौरान 2004 और 2009 में बीजेपी की करारी शिकस्त हुई सेंट्रल लेवल पर अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में। तो वहाँ पर एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिसकी देश में काफ़ी अच्छी छवि हो, और गुजरात को नंबर 1 बनाने के बाद उनकी जो छवि है वो बिल्कुल बदल गई। एक कट्टर छवि सामने आई, हिंदुत्ववादी छवि भी सामने आई। लेकिन इनको किनारे रखते हुए मोदी जी ने विकास के आधार पर 2014 का चुनाव लड़ा। यूपीए के तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको इन्होंने जनता के सामने रखा, जिसके बाद जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ इन्हें प्रधानमंत्री पद इन्होंने सुशोभित किया। प्रधानमंत्री की शपथ इन्होंने 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन में ली, जहां पर इन्होंने सभी सार्क कंट्रीज़ को बुलाया, यानी कि अपनी विदेश नीति की पहली जो छवि थी इन्होंने प्रस्तुत। इन्होंने अपने पहले कैबिनेट में लगभग 45 मिनिस्टर बनाए। इसी के बाद मोदी जी 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बने और वहां पर भी यही स्थिति बनी हुई थी। मोदी जी को पहले टेंचर का प्रणब मुखर्जी शपथ दिला रहे हैं पहली बार। मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर भारतीय संस्कृति से परिचित कराया और कई अहम घोषणाएं अब वो करने लगे। इसके अलावा मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उसमें बराबर रिफॉर्म्स करना शुरू कर दिया। नई नई योजनाएं रिफॉर्म्स में मेक इन इंडिया के रूप में लाना शुरू कर दिया, जिससे कि इसके अलावा एफडीआई को भी बढ़ावा देने का उन्होंने कार्य किया ताकि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ सके। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी उन्होंने चेंज किया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का निर्माण किया 2014 में। मोदी जी ने जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद जो डीजल और पेट्रोल के दाम थे वो सरकार ने उसे नियंत्रित करने से इनकार कर दिया और डीजल के जो प्राइस थे उन्हें डीरेगुलेट कर दिया। इसके अलावा मेक इन इंडिया का नारा दिया, जिसमें कि आत्मनिर्भर भारत के रूप में उन्होंने पहली बार भारत को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा। मोदी जी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर पिछली जो यूपीए सरकार से उससे बढ़ाकर 61% तक कर दिया और चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बाद तीसरा ऐसा देश बन गया जहाँ की एफडीआई सबसे ज़्यादा आने लग गया। इसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भारत का जो सपना है वो भी पूरा करने का प्रयास किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति में भी बहुत बड़े बदलाव करे। लगभग सभी महत्वपूर्ण देशों की पहले टर्म में यात्राएं करी। प्रेसिडेंट बराक ओबामा से भी इनके संबंध अच्छे हो गए। उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप से भी उनके संबंध अच्छे हो गए हैं। बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही मोदी जी के शासनकाल में, पहले में बराक ओबामा आए थे और दूसरे टेंचर में डोनाल्ड ट्रंप आकर आए। मोदी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाना शुरू कर दिया। रेलवे के अंदर जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें बदलना शुरू कर दिया। 2015 में जो बुलेट ट्रेन का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मुंबई अहमदाबाद के बीच में एक बुलेट ट्रेन का बिछाने का प्रस्ताव लेकर आए जापान के साथ मिलकर। इसके अलावा भारतीय गवर्नमेंट ने जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी, ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग और रोड्स, प्रधानमंत्री सड़क योजना को भी बढ़ाने का कार्य किया। इसके अलावा तमाम तरह के डैम्स और रिवर्स और जो ब्रिज हैं इनका निर्माण भी मोदी गवर्नमेंट ने आने पर तेज़ किया। सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है उसको भी इंक्रीज़ करने का काम किया। इसके अलावा मोदी जी ने तमाम योजनाएं भी अपने शासनकाल के दौरान पहले टेंचर में लागू की, जिसमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान संचित किया, 2500 स्मार्ट विलेज बनाने का कार्यक्रम शुरू किया, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया। 2015 में हाउसिंग फॉर ऑल, 2022 तक सपना देखा कि सभी को घर मिले प्रधानमंत्री योजना के तहत। ये डिजिटल इंडिया वीक सेलिब्रेशन में मोदी जी। इसके अलावा हेल्थ और सैनिटाइजेशन पॉलिसी में भी इन्होंने बदलाव किए। नेशनल हेल्थ एश्योरेंस मिशन का गठन किया। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड बीमे की भी शुरुआत मोदी जी ने 5 लाख तक के बीमे की, आयुष्मान भारत की भी शुरुआत इसके दौरान की। इसके अलावा मोदी जी ने स्वच्छता के ऊपर भी बल दिया और स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के जन्म अवसर पर शुरू किया। मोदी जी ने कई बार अपने
कॉन्स्टिट्यूंसी में साफ़ सफाई भी की, लोगों को जागरूक करने किया गया, कई मेंबर्स भी बनाए जिनसे लोग प्रभावित हों स्वच्छता के प्रति। मोदी जी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल का भी निर्माण किया, गुजरात निर्माण करवाने में भी अहम भूमिका अदा की। इसके अलावा डिफेंस पॉलिसी में भी बहुत परिवर्तन किया, जो आर्म फोर्स का जो बजट था उसे हर साल लगातार बढ़ाते गए, जिससे कि इसके अलावा जो भारत की विदेश नीति एक समय कमज़ोर पड़ गई थी उसे बढ़ाने का भी कार्य किया। अपने पड़ोसी मुल्कों से पहले टेंचर में संबंध सुधारने का भी प्लान किया, लेकिन पाकिस्तान से संबंध कुछ समय तक सही रहे पहले टेंचर में, उसके बाद ख़राब होने लगे। मोदी जी, ये एक 2014 की तस्वीर है जिसमें तीनों वायुसेना, थल सेना और आर्मी के जो हेड हैं उनके साथ मोदी जी की ये तस्वीर। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी मोदी जी ने अपना डंका बजवाया, सार्क कंट्रीज़ में भी अहम भूमिका निभाई, शी जिनपिंग को बुलाया, बराक ओबामा को बुलाया और कई महत्वपूर्ण देशों की पहले टेंचर में विजिट किया, जिससे हमारी विदेश नीति काफ़ी अच्छी हुई। G20 में भी इनका बहुत अच्छा योगदान है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थाई मेंबर 2020 में अब भारत को पद भी मिल गया है। तो इसके अलावा UN जनरल असेंबली में उन्होंने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में भी मनाने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने फेसबुक और गूगल के जो CEO हैं उनसे भी मुलाकात करी और गूगल को रेलवे स्टेशंस पर आपने देखा होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की और कई योजनाओं में भी अपना निवेश किया। इसके अलावा डेविड कैमरून और एलिजाबेथ जो महारानी हैं ब्रिटेन से, संबंध सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने के लिए जब सार्क नेताओं को बुलाया गया तो पाकिस्तान को मिल गया और नवाज शरीफ के पास आए। इसके अलावा अपनी विदेश यात्रा के दौरान वो नवाज शरीफ से मिलने उनके घर भी गए ताकि पाकिस्तान से संबंध सुधर सकें। दोस्तों, एक फ़ैसला और भारत सरकार या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया जिसमें डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की गई, जिसमें 500 और 1000 के जो नोट थे वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए। जो लोग हज़ारों करोड़ या लाखों करोड़ रुपया लेकर बैठे हुए थे, मोदी जी की योजना थी उन्हें बाहर निकाला जा सके नोटबंदी करके। इसके अलावा पाकिस्तान से भी संबंध खराब हो गए जब उरी अटैक हुआ, जिसमें कि हमारे जवानों की शहादत गई। उसके बाद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अजीत डोभाल के साथ मिलकर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें कि तमाम आतंकवादियों को ढेर किया और पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। इसके अलावा मोदी जी पहले टेंचर में GST बिल लाए, जिससे व्यापारियों के जो टैक्स प्रणाली है उसको काफ़ी सरलीकरण किया गया। इसके बाद मोदी जी ने चुनाव 2019 में लड़ा और बीजेपी ने एक बार फिर मेजॉरिटी हासिल करी, 303 सीट लेकर सामने आई, जबकि NDA 352 सीट लेकर आया। तो एक भगवा जो झंडा है एक बार फिर भारत में लहराया और मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस दौरान मोदी जी ने 3 तलाक, धारा 370, राफेल डील, NRC CAA कानून, राम मंदिर, दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध करना, सांसदों की कैंटीन सब्सिडी, नागरिकता संशोधन बिल जैसे प्रस्ताव लेकर आए। तो राम मंदिर, जिसको हम सालों से या कई शताब्दियों से जो चल रहा था मामला, उसको ख़त्म किया। आर्टिकल 370 लेकर आए, जिसमें कि जम्मू कश्मीर का जो 370 और 35A है उसको ख़त्म करने का कार्य किया। महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक, जो एक मुस्लिम महिलाओं के लिए एक अफवाह बन चुका था, उसको ख़त्म करने का किया। एंटी टेरर लॉ लाए, जिससे कि मिलिटेंट्स पर पाबंदी लगाई जा सके। बैंकों का मर्जर किया, जिसमें कि बैंक अलग अलग छोटे छोटे बैंक थे वो काफ़ी घाटे में जा रहे थे, उनको एक सम्मिलित रूप में, एक मर्ज के रूप में, बड़ा बैंक के रूप में पॉस्को एडमेंट लाए, मोटर व्हीकल एक्ट लाए। और इस समय भारत दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना से भी लड़ रहा है, जिसमें मोदी जी काम कर रहे हैं और उनकी कार्य को सराहना मिल रही है। अब भारत इस महामारी को कितने दिन में और कितनी जल्दी समाप्त करता है, ये मोदी जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, एक शॉर्ट रूप में मैंने मोदी जी का जो जीवन परिचय है वो आपको दिया। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।